शेर का बच्चा पैदा हुआ टीपू सुल्तान का बचपन। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर 20 नवंबर 1750 को पैदा हुए थे। उनका जन्म स्थान देवनहल्ली था, जो आज के बैंगलोर, इंडिया के पास एक छोटा सा शहर है। जन्म के समय उनका नाम फतह अली रखा गया था, लेकिन उनकी बहादुरी और लड़ने की भावना ने उन्हें स्थानीय देवता टीपू मस्तान के नाम पर टीपू उपनाम दिया। टीपू के पिता हैदर अली एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर थे। हैदर अली मैसूर साम्राज्य के वास्तविक शासक बने। टीपू की मां फातिमा फखरुन्निसा अपनी धार्मिकता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपने बेटे में ज्ञान का प्रेम और न्याय की मजबूत भावना पैदा की। छोटी उम्र से ही टीपू ने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उन्हें भाषाओं, गणित और सैन्य रणनीति में पढ़ाया गया था। उनके पिता एक अनुभवी योद्धा ने 15 साल की उम्र से ही टीपू को सैन्य अभियानों में शामिल किया। युद्ध के इस शुरुआती अनुभव ने टीपू की रणनीतिक सोच और नेतृत्व क्षमताओं को निखारा। टीपू का प्रारंभिक जीवन 18वीं शताब्दी के भारत की राजनीतिक उथल-पुथल से प्रभावित था। मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और क्षेत्रीय शक्तियां नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रही थी। टीपू ने कूटनीति की जटिलताओं और युद्ध के खतरे को प्रत्यक्ष रूप से देखा। शेर की परछाई में हैदर अली से सीख। हैदर अली, एक स्वनिर्मित शासक, ने अपने बेटे की क्षमता को जल्दी ही पहचान लिया। उन्होंने टीपू को सर्वोत्तम शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया। हैदर अली ने टीपू में सैन्य रणनीति, कूटनीति और राजनीति की गहरी समझ पैदा की। टीपू अपने पिता के साथ कई सैन्य अभियानों में गए, जिससे उन्हें बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुआ। उन्होंने जल्दी ही खुद को एक सक्षम कमांडर साबित कर दिया। वे अपनी बहादुरी, रणनीतिक कुशाग्रता और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। 1766 से 1769 तक पहले एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान युवा टीपू ने अपनी सैन्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति के खिलाफ मैसूर का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत ने एक कुशल सैन्य नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। हैदर अली ने टीपू को महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी। टीपू ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के राजस्व संग्रह का निरीक्षण किया। उन्होंने मैसूर सेना के आधुनिकीकरण, नई तकनीकों और रणनीति को शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता और पुत्र के बीच का बंधन युद्ध के मैदान और दरबार से परे था। हैदर अली और टीपू के बीच गहरा आपसी सम्मान और स्नेह था। हैदर अली के मार्गदर्शन ने टीपू को वह शासक बनाया जो वह बनने वाले थे। आग में तपा राज्य टीपू का सत्ता में उदय। 70 और 82 में हैदर अली का निधन हो गया, जिससे मैसूर के नेतृत्व में एक शून्य पैदा हो गया। टीपू सुल्तान, जो पहले से ही एक अनुभवी सैन्य कमांडर और प्रशासक थे, सिंहासन पर आरूढ़ हुए। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ युद्ध में एक राज्य विरासत में मिला। टीपू का शासनकाल कई चुनौतियों के साथ शुरू हुआ। उन्हें अपनी शक्ति मजबूत करनी थी, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना था और शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी थी। वे इस अवसर पर खरे उतरे और खुद को एक चतुर रणनीतिकार और एक निडर नेता साबित किया। शासक के रूप में टीपू के पहले कार्यों में से एक मराठों के साथ शांति वार्ता करना था। इस रणनीतिक कदम ने उन्हें अपने संसाधनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक दुर्जय खतरे पर केंद्रित करने की अनुमति दी। टीपू सुल्तान समझ गए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके राज्य की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं और फूट डालो और राज करो की नीति को पहचाना। इस एहसास ने ब्रिटिश अतिक्रमण का विरोध करने के उनके दृढ़ संकल्प को बल दिया। शासक और उसका राज्य। टीपू सुल्तान का मैसूर। टीपू सुल्तान एक उदार शासक थे जो वास्तव में अपनी प्रजा के कल्याण की परवाह करते थे। उन्होंने उनके जीवन को बेहतर बनाने और अपने राज्य को मजबूत करने के उद्देश्य से कई सुधार लागू किए। उन्होंने कृषि, व्यापार, बुनियादी ढांचे और सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि के महत्व को समझते हुए टीपू सुल्तान ने नई खेती तकनीक और सिंचाई प्रणाली शुरू की। उन्होंने चंदन और रेशम जैसी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया। इन उपायों का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और किसानों के जीवन को बेहतर बनाना था। टीपू सुल्तान मुक्त व्यापार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने फारसी खाड़ी, पश्चिम एशिया और यहां तक कि फ्रांस के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए।
उन्होंने राज्य के स्वामित्व वाले कारखाने भी स्थापित किए और स्थानीय उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। नवाचार के महत्व को समझते हुए टीपू सुल्तान ने सैन्य आधुनिकीकरण में भारी निवेश किया। उन्होंने तोपों और आग्नेयास्त्रों के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाने और शस्त्रागार स्थापित किए। उन्होंने यूरोपीय डिजाइनों पर आधारित युद्धपोतों का निर्माण करते हुए मैसूर की नौसेना का भी विकास किया। भाग 5 दक्कन की तलवार, टीपू की सैन्य कुशलता। टीपू सुल्तान एक सैन्य नवप्रवर्तक थे जो बदलते युद्ध के अनुकूल होने के महत्व को समझते थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य श्रेष्ठता का मुकाबला करने की आवश्यकता को पहचाना। वे भारत के पहले शासकों में से थे जिन्होंने युद्ध में रॉकेट के रणनीतिक मूल्य को समझा। उन्होंने रॉकेट अनुसंधान केंद्र स्थापित किए और विभिन्न युद्ध क्षेत्र भूमिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रॉकेट विकसित किए। उनके कुछ रॉकेटों की रेंज लगभग 2 किलोमीटर थी। टीपू सुल्तान ने नए प्रशिक्षण विधियों, संरचनाओं और उपकरणों को पेश करके अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने अपने रैंकों के भीतर अनुशासन और व्यावसायिकता पर जोर दिया। उन्होंने योग्यता के आधार पर सैनिकों को पदोन्नत करते हुए योग्यता प्रणाली को भी नियोजित किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर बंदूकों और तोपों के उपयोग को अपनाया। उन्होंने हथियारों और गोला बारूद के निर्माण के लिए आधुनिक कारखाने और शस्त्रागार स्थापित किए। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए किलेबंदी और रणनीतिक सुरक्षा की एक प्रणाली भी विकसित की। टीपू सुल्तान के सैन्य नवाचारों और सामरिक प्रतिभा ने उन्हें एक दुर्जेय प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने दूसरे, तीसरे और चौथे एंग्लो मैसूर युद्धों में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भाग 6 क्षितिज पर, चुनौतियां, ब्रिटिश खतरा और उसके आगे। टीपू सुल्तान का शासनकाल निरंतर युद्ध से चिह्नित था, मुख्य रूप से विस्तारित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। उन्होंने अपने शासनकाल के विभिन्न चरणों में अंग्रेजों, मराठों और हैदराबाद के निजाम के एक दुर्जय गठबंधन का सामना किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय विस्तार और व्यापार पर नियंत्रण की अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर टीपू सुल्तान को एक बड़ी बाधा मानती थी। उन्होंने टीपू सुल्तान के राज्य को अलग थलग करने और कमजोर करने के लिए मौजूदा प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया और गठबंधन बनाए। 1290 से 1792 तक तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध एक संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने टीपू सुल्तान को बड़े क्षेत्रों को सौंपने और भारी युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए मजबूर किया। यह हार, हालांकि एक झटका थी, ने ब्रिटिश अतिक्रमण का विरोध करने के उनके संकल्प को और मजबूत किया। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान का आखिरी संघर्ष साबित हुआ। अंग्रेजों ने अपने भारतीय सहयोगियों की सहायता से टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद टीपू सुल्तान अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से लड़े। भाग 7 बाग की विरासत, टीपू सुल्तान का स्थायी प्रभाव। टीपू सुल्तान का शासनकाल हालांकि अपेक्षाकृत छोटा था, दक्षिण भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ गया। उन्हें अपनी मातृभूमि के एक बहादुर रक्षक, एक दूरदर्शी शासक और सैन्य नवाचार के अग्रणी के रूप में याद किया जाता है। उनके प्रशासनिक सुधारों, व्यापार और वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित करने और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर ने एक मजबूत और समृद्ध मैसूर की नींव रखी। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ टीपू सुल्तान की अवज्ञा ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक प्रारंभिक प्रेरणा के रूप में काम किया। उन्हें औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। रॉकेटरी और सैन्य रणनीति में उनके नवाचारों ने उन्हें सैन्य इतिहास के इतिहास में जगह दिलाई है। युद्ध के प्रति उनके अग्रगामी दृष्टिकोण ने रणनीति और प्रौद्योगिकी की गहरी समझ का प्रदर्शन किया। भाग 8 सुल्तान और संत, टीपू की धार्मिक सहिष्णुता। ब्रिटिश प्रचार के विपरीत, जिसने अक्सर उन्हें एक धार्मिक कट्टरपंथी के रूप में चित्रित किया, टीपू सुल्तान अपनी धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने राज्य के भीतर मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों का संरक्षण किया। उन्होंने हिंदू मंदिरों के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को पहचानते हुए उनके जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए उदारतापूर्वक दान दिया। उन्होंने योग्यता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए
अपने प्रशासन में उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया। टीपू सुल्तान के निजी पुस्तकालय में हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सहित विभिन्न धर्मों की कई पांडुलिपियां और ग्रंथ थे। यह संग्रह उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और विविध धर्मों के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है। उन्होंने अंतर्धार्मिक संवाद और समझ को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। वे अपनी प्रजा के बीच एकता और सद्भाव के महत्व में विश्वास करते थे, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हों। भाग 9। निष्कर्ष। मैसूर का बाघ यादों में गूंजता है। मैसूर के बाघ टीपू सुल्तान ने 4 मई 1697 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ रक्षा करते हुए अपना अंत किया। वह एक योद्धा की मौत मरा, अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए लड़ते हुए। उन्हें एक साहसी और न्यायप्रिय शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अथक संघर्ष किया। उनके सैन्य नवाचार, प्रशासनिक सुधार और एक मजबूत और स्वतंत्र मैसूर के लिए उनका दृष्टिकोण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। टीपू सुल्तान की विरासत युद्ध के मैदान से आगे तक फैली हुई है। वे कला के संरक्षक, एक विद्वान और एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी साहस, लचीलेपन और स्वतंत्रता की लड़ाई के महत्व की याद दिलाती है। हालांकि उनका शासनकाल छोटा कर दिया गया था, टीपू सुल्तान की दहाड़ इतिहास के गलियारों में गूंजती रहती है। वे अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने वालों की अदम्य भावना के प्रतीक बने हुए हैं।